हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आपकी एजुकेटर आरती स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया परिवार में। आई होप आप सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे एंड अपना ध्यान भी रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे होंगे। पैंडेमिक टाइम था, हालांकि काफ़ी चीज़ें अब नॉर्मल हो भी गई है और आई होप बच्चों के भी जल्दी वैक्सीनेशन होने वाला है। सो बी रेडी एंड एग्ज़ाम भी आपके नज़दीक ही आ रहे हैं। सारी चीज़ें अब नॉर्मल हो गई है, लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन गया हमारा कोविड, तो उससे डरने की अब ज़रूरत नहीं है। बस थोड़े से जो प्रोटोकॉल है, मास्क पहन के रखें, बाहर जाएँ तो सैनिटाइज़र यूज़ करें, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। तो जब भी ये चीज़ें आपके साथ होगी तो कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अगर आपकी फैमिली में सभी ने वैक्सीनेशन ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है और ले भी लेनी चाहिए। अगर किन्हीं ने डर के मारे नहीं लिया है तो प्लीज़ मेरी भी रिक्वेस्ट है और आप भी उनको समझाइए कि वैक्सीनेशन उनके लिए कितना ज़रूरी है और उनके साथ रहने वाले लोगों के लिए भी कितना ज़रूरी है, स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुई है। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। सो बढ़ते हैं आज हम हमारी क्लास में। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है बच्चों आज हमारी, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे जियोइड के बारे में। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया उसमें हमारा बेसिकली जो था फिजिकल ज्योग्राफी का या फिर भूगोल की परिभाषा हमें जाननी थी, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन पे ही बेस्ड है। तो उसमें जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसमें हमने ये देखा है कि जो पोजीशन है हमारी भौतिक भूगोल की स्थिति के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 5 संगठक हैं वो कार्य करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। उनके बारे में डिटेल से हम डिस्कस करते हैं, अध्ययन करते हैं। वो 5 हमारे जो हैं वो स्थल मंडल, जल मंडल, हिममंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो ये सभी इनके अंतर संबंध की जो क्रिया होती है, एक दूसरे से परस्पर ये जुड़े हुए होते हैं, वही हमारा फिजिकल भूगोल ही कहलाता है। और स्पेशली इसके बारे में जब हमने डिटेल से डिस्कस किया कि भूगोल क्या है, तो हमने ये देखा कि इरेटोस्थेनीज जो था उसने सर्वप्रथम भूगोल की परिभाषा रखी और काफ़ी ऐसे भूगोलवेता थे जिन्होंने भूगोल की कई तथ्यों को सुलझाया और फैक्ट्स के साथ उन पॉइंट्स को रखा। अब हम आज बात करेंगे। देखिए बच्चों, जो हमारे पॉइंट्स हैं चैप्टर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो चीज़ें हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरी वाली है। सिर्फ 2-3 ही ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें आने चाहिए और उसकी समझ हमारी डेवलप हो जानी चाहिए, क्योंकि उस फैक्ट से ही हमारी सारी ज्योग्राफी बेस्ड है। तो जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी की स्थलाकृति देखिए, पृथ्वी की स्थिति जो आकार आपको दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पे गोल दिखाई दे रहा है, जबकि अगर हम जेन्युइन बात करें पृथ्वी की तो पृथ्वी की आकृति गोल हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे महाद्वीप और महासागरों की जो स्थिति हमें दिखाई देती है उसमें कहीं रेखाओं में बदलाव होता है, कई चीज़ें बदली हुई होती है। लेकिन अब जियोइड क्या है, जियोइड की आकृति कैसी होती है, पृथ्वी के आकार को वो कैसे बताती है, आज हम उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा क्लास की तरफ ध्यान दीजिएगा और अगर आपको कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं तो साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिए। बाकी आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे ऐप पे। सो बढ़ते हैं हम आगे। लास्ट हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमारे ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज हम बढ़ेंगे जियोइड के बारे में। सो क्लास, आज हम बात करेंगे जियोइड के बारे में, भू-आब के बारे में कि भू-आब है क्या, और जिसे हम आकृति को एक समझें, पृथ्वी के आकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, उसी पे मैं डिस्कशन शुरू करूंगी। सबसे पहले हमें एक वर्ड जो हमारे सामने आता है जिसे हम गोलाम कहते हैं या फिर भू-आब कहते हैं। जो हमारा भू-आब होता है, भू-आब जो है पृथ्वी का आकार। देखिए बच्चों, पृथ्वी की जो स्थिति है वो एक स्थान पे ऐसी है और फिर वापस उसकी स्थिति जो है वो ऐसी बनी हुई है, यानी कहीं पे पृथ्वी ऊपर है, कहीं पे नीचे है। लेकिन जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो हमें सटीक अध्ययन करने के लिए उसके मेजर को एक काल्पनिक स्थिति देनी पड़ती है। तो उसी हिसाब से जो काल्पनिक स्थिति गोलाई वाली पृथ्वी को दे रखी है, ये पोजीशन जो दे रखी है, उसको हम कहते हैं जियोइड। जो पृथ्वी का काल्पनिक आकार है उसकी स्थिति, पृथ्वी एक जगह पे यहाँ से उभरी हुई है फिर वापस यहाँ से धसी हुई है, उस स्थिति को जो गोलाई में बांटता है उसे हम कहते हैं जियोइड। जियोइड जो है गोलाब या गोलाब कहा जाता है। तो ये 2 वर्ड्स अगर हम इसके बारे में अध्ययन करें, पृथ्वी के आकार के बारे में जो चीज़ें बताई जाती है वो हमारा कहलाता है भू-आब। भू-आब यानी पृथ्वी की आकृति। आकृति कैसी है, पृथ्वी ना तो चपटी है, पृथ्वी ना तो गोल है। पृथ्वी की जो स्थिति है, एक हिस्सा पृथ्वी का बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है। देखिए बच्चों, आप एक चीज़ देखिएगा, कोई भी आप कैसी भी आकृति ले लीजिए, उस आकृति को आप जैसे एक बलून नहीं, अगर आप एक छोटा सा कोई डंडा या प्लास्टिक की कोई चीज़ लेते हैं, आप उसको राउंड में घुमाएंगे तो वो आपको उसकी जो डिज़ाइन है वो गोल दिखेगी।
ऑब्वियस है कि वो गोल नहीं है। कोई चीज़ अगर आप बिना गोलाई के आकार की कोई वस्तु अगर आप घुमाएंगे और एक ही राउंड में जब आप घुमाते हैं तो वो जो फोर्स जो लगता है उसको बाहर की तरफ खींचता है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल। यानी वही स्थिति पृथ्वी की है। पृथ्वी जब घूमती है तो घूमने की वजह से उसका जो बल लगता है उसकी आकृति गोल आकार की हमें दिखाई देती है जब हम सैटेलाइट के थ्रू उसको देखते हैं। लेकिन जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो हमें यह आकृति अलग से लगती है, क्योंकि पृथ्वी का एक हिस्सा महाद्वीपों के कारण उभरा हुआ है और एक हिस्सा अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो पृथ्वी ऊबड़ खाबड़ स्थिति में है, लेकिन उसकी आकृति को अच्छे से समझने के लिए हमने इसको जो गोला आकार दिया है उसे हम कहते हैं जियोइड। यानी हम ये कहते हैं पृथ्वी की जो आकृति है वो काल्पनिक आकृति जो कहलाती है वो होती है जियोइड आकार, गोलाब, जो पूरे गोले की तरह दिखाई देती है और वो एक ही रोटेशन में घूमने की वजह से हमें उसकी डिज़ाइन गोल दिखाई देती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि पृथ्वी की एक्यूरेट स्थिति कैसी है। पृथ्वी की एक्यूरेट स्थिति जो है, वो जो पोजीशन है पृथ्वी की स्थिति, वो ना तो गोल है ना ही वो चपटी है, वो ध्रुवों की तरफ झुकी हुई है, ये चीज़ फैक्ट है। लेकिन उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, अपकेंद्रीय बल जो लग रहा है, उसको बाहर की तरफ खींच रहा है। उसको बाहर की तरफ खींचने की वजह से वो आकृति कैसी हो गई है, हमारी गोलाकृति हो गई है। आई होप अब आप ये चीज समझ गए होंगे। तो और जो हमारी जियोइड है उसकी स्टडी जो करते हैं, यानी पृथ्वी के आकार की जो स्थिति करते हैं, दो प्रकार से करते हैं। एक है हमारा जियोग्राफी, एक है हमारा जियोलॉजी। जियोग्राफी जो है हमारा पृथ्वी के बाहरी भागों की गतिविधियों का अध्ययन करता है, जैसे पर्वतों का, पठारों का, मैदानों का, महासागरों का। इनका अध्ययन जो होता है वो हमारा जियोग्राफी होता है, पृथ्वी के बाहरी सतहों का अध्ययन जियोग्राफी। और जियोलॉजी हमारा होता है भूगर्भ विज्ञान, यानी आंतरिक भाग की गतिविधि की स्थिति का अध्ययन, यानी पृथ्वी के जो अंदरूनी हिस्से के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, जैसे कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से की त्रिज्या कितनी है, उसका व्यास कितना है, और इसमें जो है उसके भाग को हम क्या कहते हैं, मेंटल कोर, इनर कोर, और ये जो बल लगता है इसके आंतरिक बल कैसा होता है, बाहरी बल कैसा होता है, इन गतिविधियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं वो हमारा कहलाता है जियोलॉजी। देखिए जियोलॉजी और जियोग्राफी दोनों अलग टर्म्स हैं। जियोग्राफी आपकी बाहरी चीज़ों की स्थिति का अध्ययन करती है और जियोलॉजी जो है हमारी इसके अंदरूनी हिस्से का अध्ययन करती है। और इसी के पूरी चीज़ों को अगर हम चर्चा से समझें तो ये हमारा कहलाता है जियोइड, यानी जिसे भू आप कहा जाता है। पृथ्वी का भूभाग कैसा होता है, इसका कारण क्या है? बल जो लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है, अपकेंद्रीय जो बल लगता है, अपकेंद्रीय बल के कारण ये स्थिति होती है। यदि कोई भी वस्तु में भ्रमण करती है और उसको एक प्रकार का बल उसे बाहर की ओर खींचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यदि कोई चीज़ गति कर रही है और एक ही राउंड में जब वो गति करती है तो उसका क्या होता है, वो चीज़ों को बाहर की तरफ खींचती है, तो उसे जो बल लगता है वो बल होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अपकेंद्रीय बल। जैसे कि बच्चों मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है, आपने देखा होगा ग्राइंडर जो होता है वो एक राउंड में रोटेशन करता है और वो बाहर की चीज़ों को बाहर लेके आ जाता है, मक्खन ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो यही पोजीशन जो है हमारी पृथ्वी की है हमारे सौरमंडल में। अब आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि गुरुत्वाकर्षण क्या है और ये द्रव्यमान किस चीज़ से काम करता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र क्यों लगाती है। उसका प्रमुख कारण जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, ये चीज़ हम समझेंगे कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान से बहुत कम है। इसकी वजह से जो भी फोर्सेज लगते हैं वो सूर्य की तरफ, सूर्य जो है पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का जो न्यूटन का नियम है, कोई भी वस्तु चाहे कितनी भी ऊंचाई पे हो, अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर है तो वो वापस नीचे आएगी। अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चली जाती है तो वो क्या करेगी, राउंड करेगी। यही पोजीशन जो है हमारी सूर्य का जो द्रव्यमान है वो बहुत ज़्यादा है, जो पृथ्वी को आकर्षित करता है, जिसकी वजह से पृथ्वी उसके चारों ओर चक्र लगाती है। तो जितने भी ग्रह हैं, अब उनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो सभी ग्रह और जितने भी पिंड है वो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु जब एक ही द्रव्यमान में घूमती है, एक ही वस्तु एक ही स्थिति में भ्रमण करती है, तो उसके बाहर की तरफ से एक बल लगता है, उसे ही हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। हमारा जो भूमध्य रेखा का व्यास है, देखिए बच्चों दो वर्ड होते हैं, आप समझिएगा, व्यास और त्रिज्या। हम एक पोजीशन पे जाते हैं, एक है हमारा व्यास, जस्ट अ मिनट, एक है हमारा व्यास, एक है हमारा त्रिज्या। आई होप आपको ये दोनों वर्ड की टर्म्स पता होगी कि व्यास क्या होता है। देखिए व्यास हमारा पूरा होता है, व्यास का आधा जो होता है वो त्रिज्या। अगर हम ये चीज़ पोजीशन में देखने की कोशिश करें, ये जो स्थिति है ये है हमारी त्रिज्या और ये है हमारा
पूरा व्यास। अब पृथ्वी की जो त्रिज्या है, यानी पृथ्वी का जो आधा हिस्से तक ही हम पहुंच पाए हैं, अंदरूनी हिस्से तक हम नहीं जा पाए हैं। पृथ्वी का जो आधा हिस्सा त्रिज्या जो है 6371 है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो एक्यूरेट जो मानी गई है 6371, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या है और इसकी स्थिति कहलाती है त्रिज्या, और ये होता है हमारा व्यास। आई होप व्यास और त्रिज्या में आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। यही पोजीशन को जब हम स्थिति के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, अब देखिए भूमध्य रेखा का जो व्यास है वो है हमारा 3927 मील, यानी हम ये कह सकते हैं 12,757 किलोमीटर। और याम्योत्तर रेखा का जो व्यास है वो है 7900, यानी मील हम ये कह सकते हैं 12,714, यानी ये इसके व्यास से ज़्यादा है, तो यानी यहाँ पे 43 किलोमीटर का अंतर आ जाता है। और इसकी जो परिधि है, अगर हम परिधि की बात करें तो भूमध्य रेखा की जो परिधि है वो है हमारी 4075 और याम्योत्तर रेखा की है 4008, यानी यहाँ पे भी आपका डिफरेंस आ जाता है 67 किलोमीटर। अब आप समझिएगा, याम्योत्तर रेखा और भूमध्य रेखा की व्यास और त्रिज्या जब परिधि की बात की जाती है, ये है हमारा याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री। याम्योत्तर, आपको याद होगा बच्चों ये रेखा कहाँ से जाती है? ग्रीनिच से होकर, ब्रिटेन से होकर जाती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। और देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमारी सारी काल्पनिक रेखा ही है। ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। तो याम्योत्तर रेखा पृथ्वी के बीच से होकर जाती है, ये देशांतर रेखा है, और ये हमारी अक्षांश रेखा है। तो ये 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा ब्रिटेन के ग्रीनिच से होकर जाती है। इसकी पोजीशन अगर आप मैं बात करूँ तो ये ब्रिटेन की एक्यूरेट जो पोजीशन है, ग्रीनलैंड के पास से होकर याम्योत्तर से ये गुजरती है। और यहीं से देखिए बच्चों जो स्थिति है, हम सिर्फ एक महाद्वीप का अध्ययन नहीं करते हैं। हमारा संसार जो, हमारी पृथ्वी जो है 7 महाद्वीपों में बटी हुई है, अलग अलग उसके क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों का जो समय की स्थिति है उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी टिल्ट करती है और सन के चारों ओर भी टिल्ट करती है। तो इसकी जो मूविंग है, एक्टिविटीज़ है, इसकी वजह से परिस्थितियाँ काफ़ी बदल जाती है, स्थिति एक समान नहीं रहती। यानी हम ये कहें कि अगर हम इंडिया में हैं तो हमारा समय अलग होगा और यूएसए में रहने वाले व्यक्ति का समय अलग होगा। तो इनकी पोजिशन की कम्युनिकेशन की ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हमारा रेलवे है, हमारा एरोप्लेन है, तो ये जो सर्विसेज हैं किस प्रकार से एक सही दिशा और सही समय के अनुसार हमें इसकी जानकारी मिलती रहे, उसके लिए हमारे जो भूगोलविद हैं उन्होंने एक ग्रीनिच में ब्रिटेन में एक मीटिंग की थी और ये डिसाइड किया था कि पृथ्वी के जो मध्य वाली जो स्थिति है 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा से उन्होंने ईस्ट वाले हिस्से को कर दिया था प्लस में और वेस्ट वाले हिस्से को कर दिया था माइनस में। यानी इन्होंने ये कहा कि याम्योत्तर के पूर्व के जितने भी देश होंगे उनका जो समय होगा वो प्लस में चलेगा और इधर वाली स्थिति का इधर वाले हिस्से के सभी देशों का समय माइनस में चलेगा। तो हम जब एशिया की पोजीशन समझते हैं, भारत के, इंडिया के कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो हम किधर आते हैं? याम्योत्तर रेखा के ईस्ट में आते हैं। यानी हमारा जो घड़ी का समय होगा 0 डिग्री याम्योत्तर से 5.5 घंटे आगे की तरफ होगा, जो हमारी एग्जैक्ट अक्षांश देशांतर विस्तार है। तो हम 5:30 आवर्स आगे चलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं याम्योत्तर पर अगर 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ पे घड़ी में बजे होंगे 5:30 बजे। तो ये पोजीशन जो है इनकी याम्योत्तर रेखा से निश्चित की जाती है। आई होप अब आप याम्योत्तर रेखा के वैल्यू समझ गए होंगे कि याम्योत्तर रेखा क्या कार्य करती है। और अब हम बात करेंगे 0 डिग्री भूमध्य रेखा। देखिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो है, हमने ये कहा कि यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत सीधी पड़ती है। सदाबहार वन जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो यहाँ पे आपको सर्वाधिक दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पवनों की गति है उसकी वजह से यहाँ पे पूरे दिन बारिश होती रहती है और कभी भी हो सकती है 24 घंटे के समय में। तो यहाँ पे जो पौधे हैं या जो यहाँ की जो वनस्पति है, यहाँ की वनस्पतियों में एक विशेषता पाई जाती है कि यहाँ के पत्ते कभी झड़ते नहीं है, क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब ही यही होता है कि वो सदैव फल फूलती रहे। तो ये स्थिति हमें क्यों देखने को मिलती है? ये स्थिति यहाँ की पवनों की स्थिति, यहाँ की क्लाइमेट की स्थिति की वजह से, और स्पेशली सूर्य की किरणें यहाँ पर जब सीधी पड़ती है तो एक हाई टेम्परेचर वाला एक बेल्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो लो प्रेशर बेल्ट की क्रिएटिविटी की वजह से यहाँ पे बारिश की मात्रा ज़्यादा होती है। ये चीज़ें जब हम हमारे क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे तो उसको मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी। बस थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें समझनी आनी चाहिए और हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें अच्छे से डिस्कस भी की है और जो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको समझा रही हूँ। हमारा पॉइंट था जियोइड के
बारे में, गोलाब के बारे में। अब आप समझ गए होंगे कि गोलाब क्या है। पृथ्वी का एक आकार है जिसके बारे में हमने वर्णन किया था। यानी पृथ्वी हर जगह पे ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन जब वो घूमती है तो हमें गोल दिखाई देती है। कोई भी वस्तु आप जब एक राउंड में घुमाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसको चीज़ें बाहर की तरफ खींचेगी, बाहर की तरफ खींचेगी। यानी जो धंसा हुआ भाग भी हमें कैसा दिखाई देगा, बाहर की तरफ आता हुआ। जैसे कि ये पृथ्वी की आकृति है, आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी की आकृति है, ये चीज़ें अंदर धसी हुई है, ये बाहर की तरफ है। तो जब कोई चीज़ घूमेगी तो इसका जो फोर्स लगेगा, अब केंद्रीय बल, ये इसको बाहर की तरफ दिखाएगा, जबकि बाहर की तरफ खींचता नहीं है। बाहर की तरफ इसकी स्थिति हमें विजुअलाइज होती है, उसकी वजह से हमें इसकी आकृति कैसी दिखाई देती है, गोल आकृति दिखाई देती है। आई होप अब आप जियोइड के बारे में कन्फ्यूज नहीं होंगे। ये वर्ड आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। फिर भी आपके कुछ इस पॉइंट्स में डाउट रहते हैं, देन शेयर मी, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ये सारी चीज़ें और भी डिटेल से, अगर आपको नीड है तो मैं आपको समझाऊँ। जहाँ तक आपके पॉइंट्स की बात थी वो सारे मैंने ले लिए हैं, एंड आई विश आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी। सो बढ़ते हैं हम आगे। इनकी परिधि और व्यास में अंतर की वजह से काफ़ी चीज़ें बदलती है। उसका प्रभाव क्या होता है? भूमध्य की जो परिधि है, भूमध्य की परिधि ध्रुवीय परिधि से ज़्यादा है, जो कि गोलाब का कारण है, क्योंकि इनकी जो परिधि है, इनकी ध्रुवीय क्षेत्रों की जो परिधि है वो इनके गोलाब से ज़्यादा है, भूमध्य रेखा से ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो परिधि बताई गई है, जस्ट अ मिनट, देखिए ये जो परिधि है ये भूमध्य रेखा की है और ये याम्योत्तर रेखा की है। इन परिधि में जो चीज़ें बताई गई हैं उनको जब हम डिटेल से पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ काफ़ी समझ में आ जाती है कि जो ये परिधि है, इनका जो अंतर है या ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ से और इनके याम्योत्तर रेखा की तरफ से जो अंतर है, इनकी परिधि का 67 किलोमीटर है और इनके व्यास का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। दैनिक गति के कारण आप केंद्रीय बल जो है विषुवत रेखीय रेखा पर ज़्यादा है और ध्रुवों पर नगण्य है। इनकी जो गति होती है, अब केंद्रीय बल जो लगता है, जो सेंट्रीफ्यूगल परिधि की वजह से इसकी स्थिति में बदलाव होता है। ध्रुव की तरफ इनकी परिधि कम है और 0 डिग्री भूमध्य रेखा की तरफ इसकी परिधि ज़्यादा है। यानी ये स्थिति आप समझिए, ये हमारी पृथ्वी है। मैं एग्जैक्ट आकृति पृथ्वी की आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये हमारी है 0 डिग्री और ये हमारे ध्रुव हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। यहाँ इसकी स्थिति थोड़ा सा आपको, जस्ट अ मिनट, ये स्थिति है पृथ्वी की। तो ये हमारा साउथ है। ये यहाँ पे जो इसकी परिधि है वो ध्रुवों की तरफ कम है और यहाँ 0 डिग्री इक्वेटर की तरफ ज़्यादा है। इसकी वजह से जो दैनिक गति होती है पृथ्वी की, उसका जो अपकेंद्रीय बल है वो इधर ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से ये जो आकृति है ये बाहर की तरफ खींचती है। क्योंकि अपकेंद्रीय बल लगेगा तो ये स्थिति हमें कैसे दिखाई देगी, गोल दिखाई देगी। ये स्थिति कैसे दिखाई देगी, गोल दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पर क्या लग रहा है, बल ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि इसकी जो परिधि है, जब हम एनालाइज करते हैं, इसकी जो परिधि है भूमध्य रेखा की वो इससे ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी स्थिति में बदलाव होता है और ध्रुवों की तरफ जो बल होता है वो कम लगता है और 0 डिग्री भूमध्य रेखा की तरफ बल ज़्यादा लगता है। और इसकी वजह से वो उसकी आकृति हमें कैसे दिखाई देती है, बाहर की तरफ जो उस चीज़ों को खींचने का प्रयास करती है तो हमें उसकी स्थिति गोल दिखाई देती है। अब आप सिंपल सी चीज़ें वापस से मैं आपको समझा देती हूँ, जस्ट अ मिनट, तब तक आप एक बार इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं। सिंपल सी चीज़ें हमने देखी थी, जो हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा की परिधि और उसका व्यास, हमें दो चीज़ें देखनी थी। एक हमें परिधि की स्थिति देखनी थी और एक व्यास की स्थिति। व्यास की स्थिति में हमने देखा था कि जो याम्योत्तर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के जो मेज़र किया वहाँ 43 किलोमीटर एग्जैक्ट मेज़र हमें दिखाई दिया। एंड यहाँ पे 43 किलोमीटर और इनकी जो परिधि है उसमें 67 किलोमीटर का, और इसकी परिधि भूमध्य रेखा की परिधि क्या है, ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो बल लगता है वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर बल ज़्यादा लगता है, इसीलिए वो हिस्सा हमें उभरा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम पृथ्वी की आकृति को क्या समझते हैं, गोल समझते हैं। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं। अब आपको जियोइड की कंडीशन अच्छे से समझा दी है मैंने, देन आप इसको एक बार रीड कीजिएगा।
समझने का प्रयास कीजिएगा। और आपके पास ये भी फैसिलिटी है, आप वीडियो को पोस्ट करके भी थोड़ा सा होल्ड करके भी आराम से देख सकते हैं, आप बैक जाके भी सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो आपके लिए फैसिलिटीज़ बहुत सारी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप उस पॉइंट्स को किस प्रकार से समझते हैं, उसकी वैल्यू को कैसे एडिट करते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। एंड बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यही हमारा जियोइड था, जो मेरे हिसाब से हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था, जिसको मैंने शॉर्ट एंड स्वीट टर्म्स में आपको समझाया है, ताकि आप अब मैंने आपको चीज़ें समझाई है, अब इसको हम एक स्किल राइटिंग में कैसे इंप्रूव करेंगे। जब हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीज़ें सारी मैं आपको समझाऊंगी। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पे बात करवा रही हूँ कि कॉन्सेप्ट किस प्रकार से आपका तैयार होना चाहिए। देखिए, जियोइड के बारे में आपको हज़ारों थ्योरीज मिल जाएगी। जब मैंने एनालाइज किया जियोइड के बारे में, हमने डिटेल से जब मैंने इसके बारे में स्थिति को समझा, तो बहुत ज़्यादा ये थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था, क्योंकि आपको अलग अलग प्रकार की इसमें चीज़ें एनालाइज करने को मिलेगी। लेकिन जब आप एक स्थिति के बारे में मेजर करते हैं तो आपको सिंपल सा उसका मीन पता होना चाहिए किसी वर्ड का, कि उसकी मीनिंग हमें क्या समझाना चाह रही है। वही मैंने कोशिश की है। आप चीज़ों को साथ में लेके चलिए। जियोइड को परिधि, व्यास, दो चीज़ें, और भूमध्य रेखा और याम्योत्तर रेखा की और ध्रुवों की तरफ की जो परिधि की स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से जो हमारा अपकेंद्रीय बल लग रहा है, उन चीज़ों को आपको अच्छे से अंडरस्टूड करना है। यानी तीन चीज़ें आपकी कौन सी हो गई, एक आपका हो गया व्यास, एक पृथ्वी के भूमध्य रेखा और अक्षांश याम्योत्तर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच की व्यास, और पर ध्रुव और भूमध्य रेखा की परिधि, और एक हमें देखना है अपकेंद्रीय बल। अब अपकेंद्रीय बल क्या होता है, ये आप समझ गए कि जब कोई चीज़ गति करती है, भ्रमण करती है, तो उसके बाहर की तरफ कोई चीज़ उसको आकर्षित करती है, बाहर की तरफ उसका बल लगता है, उस बल को ही हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और परिधि ज़्यादा होने की वजह से भूमध्य रेखा पर या अपकेंद्रीय बल ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से वहाँ वो जो धसी हुई चीज़ है, पृथ्वी की जो आकृति है, वो हमें बाहर की तरफ दिखाई देती है। यही है हमारा, इसी आकृति को हम कहते हैं जियोइड। सिंपल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझा दिया, बहुत डिटेलिंग में मैं नहीं गई, बस हमें हमारे फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, हमें उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, यही मेरा टारगेट था। आई होप आपको अब जियोइड अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बढ़ते हैं हम आगे। भूमध्य परिधि ध्रुवीय परिधि से ज़्यादा है, गोलाभ का कारण है, दैनिक गति के कारण अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर ज़्यादा है, ध्रुवों पर नगण्य बल है। काल्पनिक आकार से उसे कहते हैं ग्रिड, से इसका आकार समझा जा सकता है। और 28 जो है हमारा 1828 जो हमारे एक प्रोफेसर थे कैरी, जिन्होंने ये चीज़, सैरी एक प्रोफेसर थे जिन्होंने ये थ्योरी रखी जियोइड की, और 1828 में रखी थी। गुरुत्वाकर्षण बल को अलग अलग क्षेत्रों में मापा गया है। एक गणितीय मॉडल है, समुद्र तल के समान है तो मापने के लिए है। बेसिकली इसमें क्या चीज़ है, अब मैं आपको समझाती हूँ। एक सेरी प्रोफेसर थे, उन्होंने जियोइड की एक थ्योरी रखी थी कि पृथ्वी की आकृति और उसका जो बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल, दो चीज़ों को इन्होंने समझाया था। ये 1828 के टाइम की बात है। और जब इन्होंने एक परिस्थिति रखी थी कि पृथ्वी की जो आकृति है वो एक गोलाभ की आकृति है, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक चीज़ दिखाई देती है, उसकी गोला आकृति, जबकि पृथ्वी एक जगह पे स्थिर नहीं है, वो गोल आकृति में नहीं है, उसका शेप जो है वो उबड़ खाबड़ स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट और महासागर भी हैं। लेकिन इन्होंने एक चीज़ कही थी कि इस पे जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, वो एक गणितीय मॉडल के हिसाब से उन्होंने माना और समुद्र तल के समान इसको मापने की, यानी समुद्र तल से उसकी गहराई और गुरुत्वाकर्षण के बल को इन्होंने मापने का प्रयास किया। यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है जियोइड की, द इक्विपमेंटल सरफेस ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी फील्ड विच बेस्ट फिट्स इन अ लेटेस्ट सेंस सीन्स इन ग्लोबल मीन्स टू सी लेवल। जो समुद्र तल से इसकी जो गुरुत्वाकर्षणीय बल की जो क्षमता है, उससे मापी गई स्थिति को ही हमने ये कहा है कि ये हमारा जियोइड होता है, यानी ये हमारा गोलाभ है। सो जियोइड इज अ सरफेस ऑफ इक्वल ग्रेविटी, ये समान ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का कारण है। कैन ऑल्सो बी ए रेफर टू एज मीन सी लेवल, ये समुद्र तल की ऊंचाई के, समुद्र तल की परिस्थिति के हिसाब से इसको आंका जाता है। दैट कैन अप्रोक्सीमेट द अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी के सतह तक होता है। तो पृथ्वी के समुद्र तल की सतह और पृथ्वी की जो सतह है वो दोनों डिफरेंट है। समुद्र तल के अंदर प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच जो है वो सबसे अंतिम छोर माना जाता है समुद्र तल का। और अगर हम गहराई मापी जाए तो मेरियाना ट्रेंच की अंतिम गहराई आंकी गई है। और हमारा ऊंचाई की तरफ अगर जाते हैं पृथ्वी के आकार पर, तो हमारा जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसके माउंट एवरेस्ट के हिसाब से हमने वो चीज़ मानी है। तो ये चीज़ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सी लेवल के हिसाब से माना गया है।
अब हम बात करेंगे जियोइड की कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझा दिया है। अब जब आप चैप्टर को रीड करेंगे तब आपके माइंड में जियोइड की थ्योरी आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनमें कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उन्हें समग्रता में समकालित करता है। भूगोल वेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों को की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है। तो सिंपल सी है कि भूगोल की जो स्थिति है, एक विज्ञान से जुड़ा हुआ ये विषय है, तो एक भूगोल वेत्ता की एक ड्यूटी बनती है कि वो सभी क्षेत्रों की व्यापकता को समझे और डिटेल से उसका डिस्कशन करे और डिटेल से उसकी थ्योरी अपनी थ्योरी रिप्रेजेंट करें। तो ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट बताया गया है जियोग्राफी के बारे में। क्षेत्रीय विस्तार यानी लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र तथा प्रदत्त रक्षा कवच उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहे। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। अगर हम जब हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, जैसे कि हम हमारे ही भारत की स्थिति को देखें तो हमारे जो पासेस बने हुए हैं, जो दर्रे बने हुए हैं, हिमालय हमारे एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है दूसरे देशों से, क्योंकि इसकी जो आने वाली ठंडी हवाएं हैं या ये हम ये कह सकते हैं इसकी जो स्थिति है ये भारत को एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। इसकी पहाड़ियाँ भारत को चारों ओर से सुरक्षित करती है, समुद्र का इलाका नीचे से इसको सुरक्षित करता है। तो ये जो स्थितियाँ होती है प्रत्येक देश की विपरीत स्थितियाँ होती है और ये जियोग्राफिक स्थिति कई बार युद्धों का कारण भी बन जाती है। क्षेत्रों के लिए झगड़े भी होते हैं और ये क्षेत्र की जो स्थितियाँ होती है देश को सुरक्षित भी रखती है। जिस प्रकार से कुछ ऐसे देशेज कंट्रीज़ हैं जिनमें वहाँ की मिट्टी पर कभी भी युद्ध नहीं हुए हैं, क्योंकि वो चारों ओर से कहीं ना कहीं सुरक्षित रहते हैं। तो हमारे भारत की कॉन्सेप्ट में जब हम बात करते हैं तो हिमालय हमारा रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है और उसके छोटे छोटे जो पासेज हैं वहाँ से हमारे जो हम ये कह सकते हैं जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं उनकी जब जिन विपरीत स्थितियों में वो हमसे युद्ध करने का प्रयास करते हैं तो वो उस स्थिति से वहाँ से आते हैं। तो ये जो कारगिल एक हमारी चोटी है, वहाँ से हमने कारगिल आपको पता होगा एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा था। तो इस स्थितियों की वजह से कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा सुरक्षा कवच के रूप में भी कार्य करते हैं। और इतिहास के विषय में जब भी पढ़ेंगे तो जितने भी कॉन्सेप्ट बने हैं वो आपको जियोग्राफी के साथ ही चीज़ें समझ में आती है। उस देश की स्थिति, उस देश का विस्तार, जैसे हम महाजनपद काल पढ़ते हैं तो 16 महाजनपद थे, उन महाजनपदों की स्थिति, जैसे कि निकोलस निकेटर जैसे सिकंदर महान आया था तो उसने पोरस नदी पर उसने युद्ध किया था। तो ये जो झेलम नदी पर इसका युद्ध हुआ था और जितनी भी सभ्यताएं बसी हैं, सिंधु घाटी सभ्यताएं, हड़प्पा सभ्यताएं, तो ये नदियों की आसपास बसी थी। तो भौगोलिक स्थलाकृतियों से या भौगोलिक क्षेत्रफल से इनका जुड़ाव रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेट है। और स्पेशली इतिहास की जब हम बात करते हैं तो हमारी सारी चीज़ें, राजनीति की जब हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी से हमारी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है। और व्यापारिक क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो भी हमारे यही कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे प्राचीन समय में भारत जो था मसाला उद्योग में सबसे ज़्यादा फेमस था, उसके मसाले बाहर जाते थे। तो ये जो ट्रेडिंग की स्थिति है ये ज्योग्राफिकल लेवल पे भी मानी जा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर विषय एक दूसरे से लिंक्ड अप है। सो बढ़ते हम आगे। अब हम बात करें भारत के कॉन्सेप्ट में। भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता रहा है, किंतु उसमें विद्यमान दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं एवं प्रव्रजकों को मार्ग की सुविधा देते रहे हैं। सामुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नौ संचालन नेविगेशन तकनीकी में यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अनेक राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता की, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिलती थी। उपनिवेशीकरण क्या होता है, आप जब हिस्ट्री के डिटेल से पढ़ेंगे तो उपनिवेश आपको समझ में आएंगे। ब्रिटेन एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। ब्रिटेन ने अपने छोटे छोटे, जैसे कि आज हम इंडिया की बात करें, इंडिया की जो कैपिटल है वो हमारी दिल्ली है और बाकी सभी छोटे स्टेट हैं। तो हम सभी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा जो हेड ऑफ द
डीन है वो हम ये कह सकते हैं कि हमारे सेंट्रल दिल्ली है, सेंट्रल से ही हमारी गवर्नमेंट चलती है, तो ये हमारी कैपिटल है। उसी प्रकार से ब्रिटेन ने क्या किया था, अपने ट्रेडिंग एरिया बना दिए थे जहाँ वो व्यापार करता था, और वहाँ फिर धीरे धीरे उसने एडमिनिस्ट्रेशन भी लाना शुरू कर दिया, प्रशासनिक व्यवस्था भी अपनी बनानी शुरू कर दी, अपनी कॉलोनीज बसानी शुरू कर दी। तो इस जिन कॉलोनीज में उसने बसाया उसी को उपनिवेश कहा जाने लगा, और ये उपनिवेशीकरण का सबसे बड़ा यूरोप को सबसे ज़्यादा लाभ इन समुद्री क्षेत्रों से ही मिला था, क्योंकि उसको मार्ग सभी पता थे, और वो सबसे पहले उसने क्षेत्रों पे पहुंच बनाई, जैसे कि अफ्रीका, जैसे कि इंडिया। तो ये सबसे पहले आए और इन्होंने अपने पावर से वहाँ के क्षेत्रों को घेरा और वहाँ के रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी एक सारी नीड फुलफिल कर ली और अपने आप को ग्रोथ कर दिया, और वहाँ कंट्रीज़ का यूज़ लेना शुरू कर दिया और वहाँ अपनी कॉलोनीज बसा ली, वहाँ अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना शुरू कर दिया। जैसे भारत भी 300 सालों तक इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहा था। तो ये सारी परिस्थितियाँ कैसे संभव हो पाई? ये संभव हो पाई हमारे समुद्री क्षेत्र, हमारे भौगोलिक परिस्थितियों के कारण। जैसे कि चाइना कई बार हम पे युद्ध करने का प्रयास करता है, पाकिस्तान कई बार हम पे कश्मीर की तरफ से युद्ध करने का प्रयास करता है, क्योंकि हिमालय के बीचेस जो पासेस बने हुए हैं, जो दर्रे बने हुए हैं, उन दर्रों से उनके आने की खतरा ज़्यादा रहता है। बाकी हमारा हिमालय खुद हमारा रक्षा कवच है। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे बच्चों के जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं या जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी कहीं ना कहीं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये चारों से जुड़ी हुए सब्जेक्ट है चारों। इसीलिए कंपटीशन में इनको 4 पिलर सब्जेक्ट बोला जाता है, क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड करके ये हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करती है, हमारी थॉट्स को चेंज करती है। तो जो हम थॉट प्रोसेस हमारा क्रिएट करते हैं, इन 4 सब्जेक्ट को अगर हमने अच्छे से एनालाइज कर दिया तो हमारे लिए एज ए एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एज ए कॉम्पिटिशन में हम बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि वो वहाँ हमारी समझ विकसित हो रही है। जहाँ हम भी किसी भी क्षेत्र में जाएंगे हमें वहाँ पे कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। उस डिसीजन मेकिंग पावर जो हमारे पास होगा, उस पावर को अच्छी तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जब हम इन चारों को कॉन्सेप्ट की स्ट्रेटेजी को समझ पाएंगे। किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में अगर आपको निर्णय लेने के लिए बोला जाए तो आपको 3 चीज़ें वहाँ की समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। वहाँ की जियोग्राफिकल एरिया कैसे प्रकार से कौन कौन से क्षेत्र हैं, वहाँ की इकोनॉमी आपको समझ में आनी चाहिए, वहाँ की पॉलिटी किस प्रकार से चल रही है, पॉलिटिक्स कैसे हो रही है वहाँ पे, तो पॉलिटिकल लेवल भी आपको पता होना चाहिए, और स्पेशली आपको वहाँ का इतिहास भी यानी हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए ये हमारे 4 पिलर सब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आई होप अब आप इनकी वैल्यू अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से इन चारों सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बनाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ज्योग्राफी में मैं आपकी पूरी हेल्प करूँ, 11th 12th NCERT अच्छे से डिस्कस करूँ और टू द पॉइंट इसकी वैल्यू भी आपको समझाती रहूँ। सो आज हमने जो पढ़ा ऑलमोस्ट हमने डिटेल से डिस्कस किया था जियोइड के बारे में। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट हमारे रह गए हैं जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।